दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीमाएं और सीमांत क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों की विवेचना कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनके महत्व का विश्लेषण कीजिए। 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये पूछा जा रहा है कि सीमाएं और सीमांत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो आपको परिभाषा अर्थ सब कुछ बताना होगा। फिर इन दोनों के प्रकारों के बारे में पूछा जा रहा है कि इनके प्रकारों की विवेचना कीजिए और इनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या महत्व है ये भी आपको बताना है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि सीमा क्या होता है। सीमा मतलब बॉर्डर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, बाउंड्रीज, बॉर्डर या फिर बाउंड्री, इसको बोलते हैं सीमा। और जो आपका सीमांत है उसको बोलते हैं फ्रंटियर्स। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर्स। तो सीमांत जो सीमा होता है, सीमा क्या है, जैसे कोई भी देश, जैसे हमारा भारत हो गया और इधर पाकिस्तान हो गया, ये हमारा भारत हो गया, इसको बोलते हैं सीमा, ठीक है। वहीं वो जो सीमांत है, सीमांत क्या होता है? तो सीमांत कोई बाउंड्री नहीं होता है। सीमांत एक कह सकते हैं एक जमीन का टुकड़ा होता है, एक जमीन का पट्टी होता है जो किसी भी बॉर्डर से नहीं लगता, मतलब वो किसी भी देश का हित में नहीं होता, किसी भी देश का अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। ये इधर भी यूज कर सकता है, ये लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इसमें ये है कि जैसे जैसे अगर मान लीजिए ये कोई सीमांत क्षेत्र है, तो ये देश का आदमी जब इधर से आगे बढ़ेगा तो इसका जो देश का शक्ति वो आगे जाते जाते खत्म हो जाएगा, और इधर से अगर कोई आगे आदमी इधर से बढ़ता है तो इसका जो देश का शक्ति वो इधर आते जाते खत्म हो जाएगा। तो ये जो बीच में पट्टी है, इस पूरे पट्टी में दोनों देशों में से किसी का समरूपता, किसी का अधिकार नहीं होता, ठीक है। दोनों का थोड़ा थोड़ा अधिकार होता है। और एक क्षेत्र पर जैसे उसके देश की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं तो उसका सामने वाले देश का जो अधिकार है वो खत्म होता जाता है, इसको बोलते हैं सीमांत क्षेत्र। तो इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए ताकि इस क्वेश्चन के आंसर को आप समझ सके। शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर को समझना, ठीक है, बिना देर किए। कहा जा रहा है कि विश्व का प्रत्येक स्वतंत्र राज्य एक निश्चित भूभाग पर अपना अधिकार और शासन स्थापित करता है। विश्व का प्रत्येक स्वतंत्र राज्य एक निश्चित भूभाग पर अपना अधिकार और शासन स्थापित करता है। निश्चित भूभाग पर मतलब मान लीजिए हमारा जो भारत है वो इस तरह से है, तो हम लोग इसी पर अधिकार क्षेत्र अपना जमाते हैं, अपना हमारा अधिकार यहीं पर है। इस भूभाग की पहचान, उसकी सुरक्षा तथा प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सीमाएं और सीमांत क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कहा जा रहा है कि इस भूभाग की पहचान, उसकी सुरक्षा तथा प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सीमाएं और सीमांत क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सीमा हो या फिर सीमांत क्षेत्र हो, उस भूभाग का पहचान करने के लिए कि ये देश भारत कहलाता है, उसकी सुरक्षा के लिए कि हम लोग इस बाउंड्री के अंदर कोई आता है तो उसको गोली मार देंगे, इस तरह से उसकी सुरक्षा करने के लिए, या फिर प्रशासनिक नियंत्रण मतलब अपने सरकार के जो भी नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उसको लागू करने के लिए ये जो सीमाएं और जो सीमांत है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सीमाएं यह निर्धारित करती हैं कि किसी राज्य का अधिकार कहाँ तक है, जबकि सीमांत क्षेत्र दो राज्यों के बीच स्थित हुआ विस्तृत क्षेत्र होता है जहाँ एक राज्य का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होता है और दूसरे राज्य का प्रभाव प्रारंभ होने लगता है। कहा जा रहा है कि जो सीमा है, ठीक है, जो सीमा और सीमांत है, दो क्षेत्र राज्यों के बीच का विस्तृत क्षेत्र होता है। मतलब पहले कहा गया जो सीमा है यह निर्धारित करता है किसी राज्य का अधिकार कहाँ तक है। बाउंड्री का मतलब तो आपको पता है कि कोई भी जो बाउंड्री है या फिर जो बॉर्डर है वो बताता है कि किसी भी देश का सीमा यहाँ पर आखिरी खत्म हो जाता है। लेकिन जब सीमांत क्षेत्र है वो दो राज्यों के बीच स्थित व विस्तृत क्षेत्र होता है, एक चौड़ा पट्टी होता है जो किसी भी राज्य के प्रभाव को धीरे धीरे समाप्त करता है और दूसरे राज्य के प्रभाव का प्रारंभ करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सीमांत क्षेत्र। इसके अर्थ को भी हम लोग समझेंगे, अभी घबराइए नहीं, अर्थ को भी देखते हैं। तो सीमाओं का अर्थ पहले हम लोग समझते हैं कि सीमा का अर्थ क्या होता है। कहा जा रहा है कि सीमा मतलब बाउंड्री वह निश्चित और स्पष्ट रेखा होती है जो दो देशों, राज्यों या फिर प्रशासनिक इकाइयों के अधिकार क्षेत्र को अलग करती है। आपको फिर से बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये श्रीलंका हो गया, ठीक है, ये श्रीलंका हो गया, तो श्रीलंका का जो बाउंड्री उससे ये पता चलता है कि श्रीलंका का जो अधिकार क्षेत्र वो यहाँ पर है, उसका जो कानून होगा वो इसी क्षेत्र पर लागू होगा, वो जो अपनी सुरक्षा करेगा वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत करेगा, ठीक है। तो ये होता है सीमा। और ये बात कहा गया कि सीमा वह निश्चित और स्पष्ट रेखा होती है जो दो देशों, राज्यों या फिर प्रशासनिक इकाइयों के अधिकार क्षेत्र को अलग करती है, ठीक है। मान लीजिए हमारा भारत हो गया, हमारा श्रीलंका, दोनों को अलग कर देता है, इसको बोलते हैं हम लोग बाउंड्री। यह बताती है कि एक राज्य की सत्ता कहाँ समाप्त होती है और दूसरे राज्य की सत्ता कहाँ प्रारंभ होती है। जैसे मान लीजिए ये बांग्लादेश हो गया और ये आपको पता है कि ये हमारा पूरा भारत है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पूरा भारत है, ये सिर्फ क्या है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश वालों को पता है कि ये बाउंड्री अगर उधर जाएंगे तब हम मर जाएंगे, गोली मार देगा। और हम लोग को पता है कि हम लोग का जो अधिकार है हम लोग यहाँ पर कानून लागू कर सकते हैं और सबको ये मानना पड़ेगा। तो ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं हम लोग सीमा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सीमा। इससे क्या होता है, तो इससे हमें अधिकार का पता चलता है कि हमारा जो अधिकार है वो कहाँ तक है, ठीक है। राज्य की सत्ता के बारे में बताता है कि राज्य का जो सत्ता है वो कहाँ पर तक हम लोग रख सकते हैं, मतलब कहाँ पर इसका जो सत्ता है वो समाप्त हो जाता है, कहाँ पर हम लोग रख सकते हैं।
और दूसरे राज्य की सत्ता कहाँ से शुरू होता है, ये कौन डिसाइड करता है, वो सीमा रेखा, वो बॉर्डर डिसाइड करता है। आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो किसी देश की सत्ता और अधिकार जहां समाप्त होते हैं तथा दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र जहां से शुरू होता है उसे निश्चित रेखा को सीमा कहते हैं। एक देश का सत्ता और अधिकार जहां पर समाप्त हो जाता है और दूसरे देश का सत्ता और अधिकार जहां से शुरू होता है, उस जो बाउंड्री होता है, वो जो बाउंड्री होता है उसको सीमा रेखा कहा जाता है, उसको सीमा कहा जाता है। ठीक है, सीमाएं कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए दो किसानों का या फिर दो भाइयों का खेत है, पहले एक खेत था उसके बाप का, अब दोनों को बांट दिया, तो बीच में क्या मेड़ लगा दिया, मतलब एक आरी बना दिया। हम लोग क्या बोलते हैं गांव में, आरी, या फिर इसको बोलते हैं मेड़। ठीक है, तो मेड़ लगा दिया, तो यहाँ पर पता चलता है कि ये जो मेड़ तक है जमीन वो मेरा है, और ये जो मेड़ तक इधर से जमीन वो मेरे भाई का है। ठीक है, तो ये पता चल जाता है इससे, किससे, रेखा से, ये सीमा से, मेड़ से, तो इसको बोलते हैं सीमाएं। वहीं पर जो सीमांत, देख लेते हैं कि सीमांत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, सीमांत क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। कहा जा रहा है कि सीमांत क्षेत्र कोई पतली रेखा नहीं होता, बल्कि दो राज्यों के बीच स्थित एक विस्तृत क्षेत्र होता है। दो राज्यों के बीच स्थित एक विस्तृत क्षेत्र होता है, मतलब एक पट्टी होता है। ठीक है, एक पट्टी होता है। इस क्षेत्र में यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता कि किस राज्य का प्रभाव कहाँ समाप्त हो रहा है और दूसरे राज्य का प्रभाव कहाँ पर शुरू हो रहा है। प्राचीन समय में सीमाओं का वैज्ञानिक निर्धारण नहीं होता था, ना आधुनिक नक्शे थे, ना ही सीमा चिन्हित करने की उन्नत तकनीक थी। इसलिए दो राज्यों के बीच एक ऐसा क्षेत्र छोड़ दिया जाता था जहां किसी एक राज्य का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता था। ये क्षेत्र सीमांत कहलाता था। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के टाइम में सीमा निर्धारित करने के लिए कोई, कह सकते हैं, कोई तकनीक नहीं था। जिसके कारण लोग क्या करते थे, जैसे मेरा देश ये है और आपका देश ये है, तो बीच में एक पतला लाइन छोड़ देते थे। ठीक है, इससे क्या होता था कि यहाँ पर आप भी जा सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई पूर्णता नियंत्रण नहीं रखेगा। ये क्या कहलाता है, ये सीमांत क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, लेकिन आजकल ये सीमांत क्षेत्र बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर इस चीज़ को आप देखना चाहें तो यहाँ पर हम लोग जो आज लड़ते हैं कि जो चाइना वाले कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा उसका है, या फिर जो लद्दाख वाला क्षेत्र है उसका थोड़ा सा हिस्सा चाइना वालों का है, तो ये जो क्षेत्र है इसी को बोलते हैं हम लोग, आज के टाइम में इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सीमांत क्षेत्र। क्योंकि ना ही हम लोग यहाँ पर पूरा अधिकार ले पा रहे हैं, ना ही वो लोग अपना अधिकार जमा पा रहा है, तो ये जो पट्टी बन गया है, ये जो क्षेत्र बन गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं सीमांत वाला क्षेत्र। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं सीमाओं के प्रकारों को, कि सीमाओं के प्रकार क्या क्या है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, सीमाएं और सीमांत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों की विवेचना कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो हम लोग पहले सीमाओं के प्रकार देख लेते हैं। पहले जो प्रकार है सीमाओं का वो है प्राकृतिक सीमाएं। क्या है प्राकृतिक सीमाएं? कहा जा रहा है कि प्राकृतिक तत्वों के आधार पर निर्धारित सीमाओं को प्राकृतिक सीमाएं कहा जाता है। प्राकृतिक तत्वों के आधार पर निर्धारित, जैसे कि कोई नदी हो गया, कोई झील हो गया, ठीक है, कोई पहाड़ी वाला क्षेत्र हो गया, कोई जंगल हो गया, प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक तत्व है, तो उसके आधार पर अगर सीमाओं का निर्धारण किया गया तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक सीमाएं। प्राकृतिक तत्वों के आधार पर निर्धारित सीमाओं को प्राकृतिक सीमाएं कहा जाता है। पर्वत, नदियां, झीलें और समुद्र जैसी प्राकृतिक बाधाएं सीमा का कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत भारत और चीन के बीच प्राकृतिक अवरोध का कार्य करता है। इसी प्रकार कई देशों के बीच नदियां भी सीमाओं का निर्धारण करती हैं। इन सीमाओं का महत्व इसलिए अधिक होता है क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती हैं। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए पहाड़ है, हिमालय पहाड़, तो हिमालय पहाड़ से आके हम लोग के ऊपर कोई अटैक थोड़ी कर सकता है। उसके बावजूद भी क्या है, तो हमारा जो सेना है वो हिमालय में वहाँ पर क्या है, तो बैठा हुआ है उसको मारने के लिए। ठीक है, तो क्या है अपेक्षाकृत, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेन क्षेत्र है और वो सीमा वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से दुश्मन आ जा सकता है, लोग भी आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन अगर हिमालय वाला क्षेत्र है तो लोग तो कम से कम जा ही नहीं सकेंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी आने से कतराएंगे। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है गणितीय या फिर ज्यामितीय सीमाएं। जब सीमाओं का निर्धारण अक्षांश, देशांतर या फिर सीधी रेखाओं के आधार पर किया जाता है तो उन्हें गणितीय सीमाएं कहा जाता है। इनका निर्माण मानचित्रों पर किया जाता है और इनमें प्राकृतिक विशेषताओं की अपेक्षा गणितीय मापदंडों को महत्व दिया जाता है। जो प्राकृतिक विशेषताएं होते हैं उनकी अपेक्षा गणितीय मापदंडों को महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका के अनेक देशों की सीमाएं सीधी रेखाओं के रूप में निर्धारित की गई हैं। जैसे आप अफ्रीका का चित्र आप देखेंगे, ठीक है, यह मान लीजिए अफ्रीका है, ठीक है, तो अफ्रीका वाला जो डेजर्ट वाला एरिया है, आप इधर देखेंगे कि जो सारा देश है वो ऐसे कहीं पर डंडल दिया हुआ है, कहीं पर ऐसे डंडल दिया हुआ है, कहीं पर ऐसे उसका सीमा है, इस तरह से है, इस तरह से आप देखते हैं, इस तरह से वहाँ पर क्या सीमा डिसाइड किया गया। इसको बोलते हैं गणितीय या फिर ज्यामितीय सीमाएं। कहा जा रहा है कि इनका निर्धारण आसान होता है, लेकिन कई बार यह स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की अनदेखी कर देता है। इसका निर्धारण, ये जो सीमा है इसका निर्धारण आसान होता है क्योंकि बस आपको क्या करना है, लाइन खींच देना है कि ये इधर हो गया, इस देश का है, इस देश का है, इस देश का है। लेकिन इससे क्या होगा, जो यहाँ पर जनजातीय रहने वाले लोग थे वो आधा इधर रह गए, आधा इधर रह गए। जो संस्कृति के लोग इधर रहे थे वो आधा इधर चले गए, आधा इधर चले गए, इस देश में चले गए, उस देश में चले गए। ठीक है, इसी कारण क्या तो सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं।
अगला जो प्रकार यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो है सांस्कृतिक सीमाएं। सांस्कृतिक सीमाएं, जब सीमाओं का निर्धारण भाषा, धर्म, जातीयता, संस्कृति और परंपराओं के आधार पर किया जाता है तो उन्हें सांस्कृतिक सीमाएं कहा जाता है। इनका उद्देश्य समान सांस्कृतिक पहचान वाले लोगों को एक राजनीतिक इकाई के अंतर्गत रखना होता है, लेकिन व्यवहार में ऐसी सीमाएं निर्धारित करना कठिन होता है क्योंकि विभिन्न संस्कृतियां अक्सर एक दूसरे के मिली जुली होती हैं। कई सारे संस्कृतियां एक दूसरे से मिली होती हैं, इसलिए भाषा, धर्म, जातीयता या फिर संस्कृति के आधार पर, परंपराओं के आधार पर सीमा का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग अपना बात करें, अपने देश के अंदर बात करें राज्यों का, तो जो बांग्ला बोलते हैं उनके लिए पश्चिम बंगाल बनाया गया, जो उड़िया बोलते हैं उनके लिए उड़ीसा बनाया गया, जैसे हम लोग खोरठा बोलते हैं हम लोग झारखंड बनाया गया, जैसे हम लोग बिहारी लोग बोलते हैं भोजपुरी तो उनके लिए अलग बनाया गया। ठीक है, तो भाषा के अंदर हालांकि कुछ राज्य डिसाइड किए गए, लेकिन देश को डिसाइड करना है फिर पूर्णतः इसको बांटना ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको नहीं लगता कि अगर उड़िया बोलने वाले लोग हैं तो हमेशा सबको क्या वहाँ पर उड़िया बोलते हैं क्या? नहीं, जो बंगला आपका पश्चिम बंगाल वो हमेशा बंगाली बात करता है क्या? हिंदी भी बात करता है और भी भाषा बात करता है। तो सिर्फ भाषा, परंपरा, संस्कृति, इन सब बातों पर डिसाइड करना सीमा को नहीं हो सकता। चौथा जो हम लोग प्रकार देखते हैं वो है ऐतिहासिक सीमाएं। जो सीमाएं युद्धों, संधियों और ऐतिहासिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप निर्धारित होती हैं उन्हें ऐतिहासिक सीमाएं कहा जाता है। जो मतलब युद्ध के कारण हुआ है, संधि के कारण हुआ है, फिर जो ऐतिहासिक घटनाएं उनके कारण अगर कोई सीमा निर्धारित हुआ है तो उस सीमा को ऐतिहासिक सीमाएं कहा जाता है। इनका निर्माण लंबे ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए यूरोप के कई देशों की वर्तमान सीमाएं ऐतिहासिक संघर्षों और समझौते के कारण निर्धारित हुई है। मतलब आपने सुना होगा कि जर्मनी में युद्ध हो रहा था, जो इटली में वहाँ पर युद्ध हो रहा था, ठीक है, फ्रांस का युद्ध आपने सुना होगा। तो उस तरह से जो वहाँ पर हमेशा से युद्ध चलता रहा, जिसके कारण आज भी कई सारे देशों का जो सीमा निर्धारण है वो उन्हीं सब युद्धों के कारण हुआ है, इतिहास के कारण हुआ है। ठीक है, पांचों जहाँ पर हम लोग इसके प्रकार को देखेंगे, सीमाओं के प्रकार, वो है प्रशासनिक सीमाएं। ये सीमाएं किसी देश के भीतर प्रशासनिक सुविधा के लिए निर्धारित की जाती है। इनके आधार पर राज्यों, जिलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों का विभाजन किया जाता है। इसका उद्देश्य शासन को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाना होता है। उदाहरण के लिए भारत के राज्यों की सीमाएं प्रशासकीय सीमाओं का उदाहरण है। क्या है? प्रशासकीय सीमाओं का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने कुछ 5 प्रकार देख ली सीमाओं के। आगे हम लोग सीमांत क्षेत्र के 5 प्रकारों को देख लेंगे। ठीक है, सीमांत क्षेत्र कुछ प्रकारों को यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो पहले इसका प्रकार है वो है बफर सीमांत क्षेत्र। बफर सीमांत क्षेत्र यह दो शक्तिशाली राज्यों के बीच स्थित ऐसा सीमांत क्षेत्र होता है जो दोनों के बीच सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इसको बोलते हैं बफर सीमांत क्षेत्र। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच सीधे टकराव की संभावना को कम करना होता है। यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो यह क्षेत्र तनाव को नियंत्रित करने में सहायक बनता है। इसको बोलते हैं बफर सीमांत क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पर क्या है तो दोनों सीमाएं आपस में नहीं टकराती, मतलब यहाँ का जो बवाल वो उधर नहीं जाएगा, यहाँ का बवाल इधर नहीं आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बफर सीमांत क्षेत्र, जहाँ का जो बीच का एरिया वो शांत रहता है और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बातचीत से सुलझाया जा सकता है। इसको बोलते हैं बफर सीमांत क्षेत्र। ये सीमांत का एक प्रकार हो गया। दूसरा इसका प्रकार है वो है संपर्क सीमांत क्षेत्र। यह वह सीमांत क्षेत्र होता है जहाँ दो देशों या फिर समुदायों के बीच संपर्क, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान विकसित होता है। इन देशों के लोग अक्सर आपस में व्यापार करते हैं, एक दूसरे की भाषा और संस्कृति से प्रभावित होते हैं तथा सामाजिक संबंध भी स्थापित करते हैं। इस प्रकार का सीमांत विभाजन अधिक संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। जैसे कई सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला देश है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सीमा लगता है वहाँ पर बीच में कुछ जनजातीय लोग रहते हैं, कुछ जनजातीय लोग रहते हैं और उन्हीं को क्या है तो बॉर्डर बनाया गया है, उन्हीं को क्या है बॉर्डर बनाया गया है। इसको बोलते हैं संपर्क सीमांत क्षेत्र, जहाँ पर इसके जनजातीय भी लोग रहते हैं, यहाँ पर इसके भी जनजाति के लोग रहते हैं, सांस्कृतियों के क्या आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संपर्क सीमांत क्षेत्र। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यह वह सीमांत क्षेत्र होता है जहाँ दो देशों या फिर समुदायों के बीच संपर्क, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान विकसित होता है। दोनों देशों के बीच क्या है तो समुदायों के बीच में संपर्क बना रहता है, व्यापार बना रहता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान बना रहता है, जिससे हम आपको बताया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, इन क्षेत्रों के लोग अक्सर आपस में व्यापार करते हैं और यहाँ पर जो बीच वाला क्षेत्र है, सीमा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है तो लोग आपस में व्यापार करते हैं, एक दूसरे की भाषा और संस्कृति से प्रभावित होते हैं तथा सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं और इस प्रकार सीमांत विभाजन से अधिक संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देता है। इस प्रकार का जो सीमांत क्षेत्र है वो क्या करता है, विभाजन को कम आकलन देता है, महत्व देता है और सहयोग को ज़्यादा महत्व देता है। तीसरा जो हम लोग प्रकार देखेंगे सीमांत क्षेत्र का वो है पृथक्करण सीमांत क्षेत्र। इस प्रकार के सीमांत क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य दो राजनीतिक इकाइयों को अलग रखना होता है। यहाँ सुरक्षा, निगरानी और नियंत्रण को अधिक महत्व दिया जाता है ताकि दोनों पक्षों के बीच अनधिकृत प्रवेश या फिर संघर्ष की संभावना कम हो सके। ऐसे सीमांत क्षेत्रों में आवागमन और संपर्क सीमित रहता है। इसको बोलते हैं पृथक्करण सीमांत क्षेत्र। मतलब एक सीमांत क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ऐसे सीमांत क्षेत्र का कि जो दो राजनीतिक इकाइयां हैं
उसको अलग रखा जाए, दोनों का अलग अलग रखा जाए। यह सुरक्षा, निगरानी और नियंत्रण को अधिक महत्व दिया जाता है ताकि दोनों पक्षों के बीच अनाधिकृत प्रवेश का या फिर जो संघर्ष है उसकी संभावना कम हो सके। ठीक है, तो इसके हम लोग 3 प्रकारों को समझ लिए। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सीमाओं और सीमांत क्षेत्रों का महत्व क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सीमा और सीमांत क्षेत्रों का क्या महत्व है। तो जो पहला महत्व है राष्ट्रीय संप्रभुता की पहचान। राष्ट्रीय संप्रभुता का पहचान इससे होता है जो सीमा और सीमांत क्षेत्र है। सीमाएं किसी राज्य की संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करती हैं। इनके माध्यम से यह निर्धारित होता है कि किसी राज्य का शासन कहाँ तक लागू होगा। अगर सीमा ना हो, बाउंड्री ना हो, तो किसी भी देश का संविधान कहाँ पर लागू किया जाएगा। सीमा है तभी तो संविधान लागू है, वहाँ पर कानून लागू, वहाँ पर क्या है तो चीज़ें और लागू हैं। तो ये क्या है, इसका एक महत्व है। दूसरा जो महत्व है राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार। ये क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी आधार है। सीमाएं किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होती हैं। अस्पष्ट सीमाएं बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने में सहायता करती हैं। इसी कारण सभी देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सीमा होगा तभी तो पता चलेगा कि हमारे देश में कोई एंट्री कर रहा है बिना जबरदस्ती, ठीक है, मतलब बिना पूछे जबरदस्ती एंट्री कर रहा है तो उसको भगाना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का ये क्या है, आधार है, जो सीमा और सीमांत क्षेत्र हैं। तीसरा जो यहाँ पर इसका महत्व हम लोग देखते हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करना। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करता है। सीमाएं और सीमांत क्षेत्र देशों के बीच सहयोग और संघर्ष दोनों का कारण बन सकते हैं। जो सीमाएं और सीमांत क्षेत्र हैं वो देशों के बीच में सहयोगी बन सकता है। आसानी से आपको पता चल सकता है कि आपका जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है, आपका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। साथ साथ में कई सारे ऐसे देश होते हैं जो कहते हैं कि हमारा अधिकार यहाँ तक है। तो इससे क्या होगा, संघर्ष पैदा हो सकता है और सहयोगी पैदा हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सीमा विवाद कई बार युद्धों को जन्म देते हैं, जबकि स्पष्ट सीमाएं शांतिपूर्ण संबंधों को मजबूत करती है। अगर सीमा विवाद हुआ तो युद्ध होगा उसी कारण, जबकि अगर सीमाएं स्पष्ट हैं तो उससे शांति बना रहेगा। चौथा जिसका महत्व हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका जो महत्व है व्यापार और आवागमन पर नियमन। जो व्यापार और आवागमन उसका नियमन, सीमाओं के माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं और लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमा प्रबंधन सुचारू रूप से संचालित होते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे देश में कोई भी आ जा सकता है तो फिर देश से कोई वैल्यू रहा, कोई देश सुरक्षित रह सकता है क्या? कोई भी आएगा यहाँ पर बम लेकर के पटक देगा, तो इससे सुरक्षा नहीं हो पाएगा देश का, ठीक है। इसलिए व्यापार और आवागमन का नियमन होने के लिए भी क्या है तो सीमाएं जरूरी हैं, इसका महत्व है। पांचवा जो यहाँ पर महत्व वो है संसाधनों पर नियंत्रण। सीमाएं यह निर्धारित करती है कि जल, खनिज तेल या फिर गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर किस राज्य का अधिकार होगा। संसाधनों को लेकर अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी उत्पन्न होते हैं। अगर सीमाएं ना हो तो ये किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए कोयला निकलता है तो हम लोग कहेंगे कि ये क्षेत्र हमारा हो गया, यहाँ पर कोयला निकल रहा है। किसी भी क्षेत्र में तेल निकल रहा है, अगर उस देश में कोई सीमाएं नहीं है, अगर कहीं पर कोई सीमा नहीं है तो हम लोग जाकर के कब्जा कर लेंगे कि ये यहाँ पर तेल हम लोग निकालेंगे अब। इसलिए सीमा क्या है तो संसाधनों पर भी नियंत्रण करने के लिए वो जरूरी चीज़ है। ये सब क्या है, सब इसके महत्व हैं। अगर सीमा है तो पता चलता है कि वेनेजुएला में तेल निकल रहा है तो वेनेजुएला जो क्षेत्र है वो वेनेजुएला के लोग ही निकाल सकते हैं, वहाँ के जो शासन प्रशासन है वही लोग निकाल सकते हैं। ये बाउंड्री से पता चल जाता है। जो ईरान का क्षेत्र वहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर तेल निकल रहा है, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमें बताता है। छठा जो महत्व है वो है राष्ट्रीय पहचान और एकता का संरक्षण। ये राष्ट्रीय पहचान और एकता का संरक्षण भी करता है। कहा जा रहा है कि सीमाएं नागरिकों में राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना को मजबूत करती हैं। ये वे यह स्पष्ट करते हैं कि कौन से लोग एक राजनीतिक समुदाय का हिस्सा हैं। जो सीमाएं और नागरिकों में क्या रहता है, राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना को मजबूत करता है। जैसे हमारा देश भारत हो गया तो हम लोग जानते हैं कि इतने क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग सब हमारे भाई हैं, मतलब हम लोग उससे प्यार करते हैं, एकता बनाए रखते हैं, ठीक है। एकता की भावना मजबूत होती है। अगर सीमा रेखा ना हो तो हम लोग कहाँ तक माने कौन हमारा भाई है नहीं है। तो एक सीमा होना जरूरी है। इससे क्या होता है, कौन से लोग एक राजनीतिक समुदाय का हिस्सा है, ये सब कुछ पता चल जाता है। सातवां जो हम लोग पॉइंट देखते हैं वो है कूटनीति और विदेश नीति का आधार। सीमा से जुड़े मुद्दे किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। सीमा समझौते, सीमा विवादों का समाधान और सीमा प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के महत्वपूर्ण विषय होते हैं। तो कूटनीति और विदेश नीति का ये आधार होता है जो सीमा हमारा, ठीक है। सीमा मतलब कोई लड़की नहीं, सीमा मतलब बाउंड्री, बॉर्डर। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिएगा। निष्कर्ष हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी आपने ऊपर पढ़ा उसी चीज़ को आपको बस घुमा करके थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। जो भी आपने ऊपर पढ़ा वही सारे पॉइंट को यहाँ पर लिख देना और बताइए कि इस तरह से काम होता है। सीमाएं और सीमांत क्षेत्र किसी भी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ये चीज़ आपको ऊपर बताए थे वही लिखना है। सीमाएं राज्य की संप्रभुता, अधिकार और सुरक्षा का स्पष्ट करती हैं, जबकि सीमांत क्षेत्र दो राज्यों के बीच कभी सुरक्षा कवच, कभी संपर्क क्षेत्र, कभी पृथक्करण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। आधुनिक विश्व में जहां निश्चित सीमाओं का महत्व बढ़ गया है, वहीं सीमांत क्षेत्रों की अवधारणा आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में उपयोगी बनी हुई है। इसलिए राजनीतिक भूगोल में सीमाओं का सीमांत क्षेत्रों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से एक छोटा सा क्या करें, आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा।
उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है, ताकि थोड़ा सा हमको संतुष्टि मिल सके कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को अंत तक देखते हैं। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। एक छोटा सा काम आपको मेरे तरफ से करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने लिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके, से चैनल से पढ़ सके। बीएस सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए उनको भी कि वो भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।